इन तमाम कोशिशों के बीच में कैसे अपनी अनुकूल माहौल लोकसभा चुनाव तक या मई तक बना सकेंगे या कर सकेंगे? ये है ना, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आए, शायद सरकार के बहुत सारे मंत्री नहीं चाहते थे, तो उनको लगता है कि चुनाव जीतना अगर कांग्रेस बचेगी तो सरकार बनेगी। सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस खत्म नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी ने फैसला कर दिया कि सरकार जो है कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है। हाँ, तो अब कांग्रेस सरकार बचाने के चक्कर में ऐसे कदम उठाएगी जिससे महंगाई भी के ऊपर कंट्रोल हो, करप्शन के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है और संगठन के अंदर जो अलग अलग दिशा में लोग जाकर के हैं, ये सरकार तभी बनेगी अगर आप कांग्रेस के साथ एलाइज भी आएंगे, उनके साथ जब मिलकर चलेंगे। और कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, अभी कांग्रेस बटी हुई थी बुजुर्ग कांग्रेस और यंग कांग्रेस, युवा कांग्रेस और बुजुर्ग कांग्रेस। अब राहुल गांधी डायरेक्ट चार्ज लेकर के, मेरा कहना यह है कि अब राहुल गांधी बहुत मजबूत होंगे, वो हर चीज का फैसला करेंगे, सरकार की नीतियों के ऊपर भी अपना प्रभाव डालेंगे और कांग्रेस के संगठन के ऊपर ज्यादा उनका प्रभाव। उस नाते दिल्ली में आपको समर्थन देने की भी एक पहल आप मानेंगे कि शायद राहुल गांधी की तरफ से ही उसका हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करनी चाहिए राहुल गांधी की तरफ से। बाकी लोग नहीं चाहते थे, लेकिन शकील अहमद ने स्टेटमेंट दिया था थोड़ा सा, परंतु बाकी सरकार उनके ये था कि इनको सरकार नहीं बनाने दो किसी तरीके से, उससे ये नुकसान करेंगे। परंतु राहुल गांधी के माध्यम से ये मैसेज दिया गया कि आप इनको सरकार बनाने के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए ताकि ये लोग एक्सपोज हों और कहें कि हम तो बनाना दे रहे हैं सपोर्ट, ये नहीं बनाना चाहते क्योंकि अपने वादे पूरे करने में अक्षम है। जी नहीं, उस नाते आपका मानना है कि अब ये केवल एक कुछ ही समय की बात है कि राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के कांग्रेस अनाउंस कर दे? ये नहीं मानता, ये नहीं मानेंगे। वो अभी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के राहुल गांधी नहीं होंगे और राहुल गांधी कैंपेन नहीं, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा कि नहीं हम समय आने पर घोषणा कर सकते हैं, मतलब अभी आप मानते किसी और की कर सकते हैं? मैं अभी राहुल गांधी को नहीं मानेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई भी, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जब तक उनकी अपनी। फिर एक तरफ आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी आगे आके फैसले करवा रहे हैं सरकार और कांग्रेस दोनों को सुधारने की सारी बातें, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार कोई दूसरा बनेगा। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो सीईओ अपॉइंट करते हैं ना, खुद तो ना सीईओ बन जाते हैं, तो सीईओ चुनेंगे अपना अच्छा जिनको लगता है कि चुन लेंगे। उन्होंने अनाउंस पहली बार कर दिया सोनिया गांधी ने कि हम इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री का करेंगे। ये तो पहले नहीं होता था, पर ये मानते हैं होगा, वो होगा। तो मेरे को लगता है राहुल गांधी नहीं होगा जी, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ाएंगे, वो अपने कमांडर होंगे, परंतु किसी और को रखेंगे आगे कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट दीजिए, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करेगा, कांग्रेस के सेकुलरिज्म का प्रोटेक्ट करेगा, कम्युनल ताकतों से लड़ेगा, डिक्टेटरशिप से लड़ेगा, इस तरह के नारे बना करके वो इस तरह का एक सेकुलर माहौल बनाएंगे जिससे एलाइज उनके साथ जुड़। आपके अनुसार पिछले एक सप्ताह में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस की जो मोटी सोच या कांग्रेस के अंदर की जो हलचल जो आपको खबर होगी, उसमें क्या कुछ विचार मंथन निकल के आता है? कांग्रेस के वर्कर जो सरकार में नहीं है, वो जैसे बीजेपी में था, उससे बीजेपी जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए थे कि इन बड़े बड़े नेताओं ने हमारी बीजेपी पार्टी को समाप्त कर दिया। इसी तरह से ये था कि सरकार ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है, इसे राहुल गांधी को खुल करके आगे आना चाहिए। तो कांग्रेस वर्कर ये चाहेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्ट चार्ज लें, ये नहीं रखें कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, पर अथॉरिटी सारी इनके पास है। पर यहाँ फिर एक चीज, डायरेक्ट चार्ज ले ये ले तो उस नाते कांग्रेस कार्यकर्ता या उसके अंदर मूड ये कि कोई राहुल गांधी प्रोजेक्ट न हो, मतलब ये नहीं चाहिए राहुल गांधी जो फैसला करें मौजूद पर राहुल गांधी के फैसले होने चाहिए। ये नहीं कि सरकार ढिलमुल चलती रहे और हम उसके ऊपर मार खाते रहे। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी अगर आएंगे तो कांग्रेस वाले एक बार खड़े हो जाएंगे दोबारा से यूनिटी के, जैसे नरेंद्र मोदी के अंदर बीजेपी के वर्कर खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वो है जो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी। नहीं, तो नरेंद्र मोदी तो आगे प्रोजेक्ट हुए, ये पर्दे के पीछे ही रहकर अपनी सब कुछ रणनीति बनाएंगे। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रोजेक्ट हुए थे ना, उनको इसलिए कि उनके अंदर की ताकतें ऐसी हैं कि इतना झगड़ा, और क्योंकि वहां तो कैंडिडेट बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के थे, यहाँ तो कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है नहीं जब तक राहुल गांधी नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो दोनों पार्टियों में फर्क है। नरेंद्र मोदी उन प्राइम मिनिस्टर के जो उसके कैंडिडेट थे दिल्ली में बैठ करके चुनाव नहीं जीतते खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे को अनाउंस कर दीजिए। उस नाते कांग्रेस में राहुल गांधी कैंपेन कमेटी के प्रमुख हो जाए, वही हो जाएगा, वही बहुत है। जब भी जाएंगे बन जाएंगे प्रधानमंत्री, ऐसी बात तो है नहीं। मनमोहन सिंह जब खुद कहते हैं मैं इनके लिए कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हूं, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का फैसला राहुल गांधी खुद करेंगे, उनकी पार्टी नहीं करेगी, कोई दूसरे नहीं करेंगे, कोई नहीं हो सकता। वो जिसको बनाएंगे वही बनेगा, या खुद बनेगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।
को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन, बीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसराइली फौज ने सरहद पर लेबनान के 2 फौजी जवानों को मार गिराया, सरहद पर कशीदगी। इराक के मुख्तलिफ मुकामात पर बम धमाकों में 42 हलाक, तिकरित के सिटी काउंसिल को भी कब्जे में लेने की कोशिश। और चीन के एक शोरजदा इलाकों में पुलिस के साथ झड़पों में 16 हलाक, हुकूमत ने अपनी कार्रवाई को हक बजानिब ठहराया। खबरों की तफसील। इसराइल के एक फौजी एहलकार की हलाकत के वाक़े के बाद इसराइली फौज ने भी लेबनान के 2 फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया है। इस वाक़े के बाद लेबनान इसराइल सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। लेबनान इसराइल सरहद के रोज शनिकारा के इलाके में ये वाक़यात पेश आए हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब ड्यूटी पर तैनात इसराइली फौजी शलोमी चोहेन को हलाक किया गया, जिसके थोड़ी देर बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के 2 फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया। Last night, on the border with Lebanon, an Israeli soldier was killed by a lethal shot fired by a Lebanese armed forces personnel. The sniper fire shot about 7 shots at the vehicle, and one of them was lethal enough to kill our soldier. इसराइल के फौजी ज़राए के मुताबिक सरहद पर मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत को देखते हुए इसराइली फौज ने फायरिंग की, जिसमें लेबनान के 2 फौजी मारे गए। इस वाक़े के बाद लेबनान इसराइल सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो गया। इसराइल के वजीर दिफा मोशे याओन ने इसराइली फौजी की हलाकत के लिए लेबनान की हुकूमत और फौज को जिम्मेदार ठहराया है। इम्कानी हमलों के खदशे के तहत फरीकैन की जानिब से सरहद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। The IDF in response has beefed up its presence on the border, taking the necessary steps to maintain security on the border and be prepared for any outcome that could develop due to this incident. While we're not interested in escalation of any sort, we have to be prepared to maintain our right for self-defense. ज़राए के मुताबिक सरहद पर कशीदगी को कम करने की गर्ज से लेबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्स की सालिसी में लेबनान और इसराइल के फौजी कमांडरों की मीटिंग की गई, जिसमें हालिया वाक़यात की मुश्तरका जांच का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इराक के मुख्तलिफ मुकामात पर आज हुए बम धमाकों में कम अज कम 42 अफराद मारे गए हैं। सरकारी दफातर, पार्किंग लॉटों और बाजारों में किए गए धमाकों में दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। तिकरित शहर में हमलावरों ने सिटी काउंसिल को कब्जे में ले लिया था। इराक में सिलसिलावार बम धमाकों में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। दारुल हुकूमत बगदाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बम धमाके किए गए हैं। इन हमलों में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। बगदाद के शुमाल में वाक़े सलाहुद्दीन सूबे के एक पुलिस स्टेशन को भी हमलों का निशाना बनाया गया है। इस खुदकुश बम हमले में 8 पुलिस एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। हमलावरों ने तिकरित की सिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर को आर्जी तौर पर कब्जे में ले लिया था। इमारत में मौजूद दर्जनों अफराद को यरगमाल बना लिया गया था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हमलावरों में से कुछ को मार गिराया और यरगमाल बना लिए गए अफराद को आजाद करा दिया। ताहम इसी दौरान एक हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इस वाक़े में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। उधर वस्ती बगदाद के सदरिया इलाके के एक बाजार में पार्क की गई कार में धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद हलाक और लगभग 11 अफराद जख्मी हो गए। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाके के वक्त लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे।
والله الحدث عالم على باب الله وجايين هنا يرزقون هنا عالم نجاجير عالم هنا على باب الله بالمسطر طالعين دا يشتغلون طقت عليهم. गुज़िश्ता अप्रैल में एक सुन्नी टाउन के एहतजाजियों पर सिक्योरिटी अफवाज के क्रैकडाउन के बाद इराक में शुरू होने वाला खुरेज तशद्दुद का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ताज़ा तौर पर सबसे भयानक धमाका बगदाद के जुनूब मशरिकी बाया में हुआ है। धमाके से पार्किंग लॉट में खड़ी एक कार के परखचे उड़ गए। इस धमाके में 6 आम शहरी हलाक और 12 जख्मी हो गए। बगदाद के बाद ग्रीन जोन में वस्ती साले इलाके में भी एक कार बम धमाका किया गया है। याद रहे कि इलाके में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने भी मौजूद हैं। इस धमाके में 5 आम शहरी हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए। अल-नहादा इलाके में एक बम धमाका हुआ। यहाँ बस स्टेशन पर किए गए धमाके में 3 आम शहरी हलाक और 7 जख्मी हो गए। हुसैनिया नामी इलाके में भी धमाका हुआ जिसमें हलाकतें हुई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सरकारी हुक्काम ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की है। धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। ताहम अल-कायदा और सुन्नी मिलिटेंट ग्रुपों को धमाकों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गजा के बेशतर इलाके आज भी ज़ेरे आब रहे। 40,000 से ज्यादा लोग भारी बारिश और बर्फबारी से मुतासिर हुए हैं। गजा शहर में लोगों को कश्तियों पर गलियों को पार करते देखा गया। हालांकि फिलिस्तीन के इस इलाके में कुछ सरकारी दफातर और स्कूल आज खुल गए थे। गजा के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने कहा कि जिन लोगों के मकानात को सैलाब से नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा दिया जाएगा। बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो जाने की वजह से तिब्बी खिदमात मुतासिर रही। कुछ मरीजों ने अपनी बिपता सुनाई। रमल्ला में भी अब भी बर्फ के दबीज चादर बिछी हुई है। शहर के मकीन नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। चीन के जिनजियांग सूबे के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में तशद्दुद के वाकयात में 16 अफराद बशमूल 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक तेज धार हथियारों और धमाका खेज अशिया से लैस हमलावरों से पुलिस की झड़प हो गई थी। चीनी पुलिस के मुताबिक शूफू काउंटी के कासगार शहर में गुज़िश्ता रात तेज धार हथियारों और बमों से लैस हमलावरों ने इन पर हमला बोल दिया था। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस इलाके से आने वाली खबरों की तौसीक मुमकिन नहीं क्योंकि खबरों की मुंतकली पर चीन का मुकम्मल कंट्रोल है। इस इलाके में अगौर मुसलमानों और पुलिस के बीच झड़पें माजी में भी हुई हैं। चीनी हुकूमत अगौर मुसलमानों पर बगावत और तशद्दुद का इल्जाम लगाती रही, जबकि अगौर मुसलमान नस्ली तनाजात और जबरदस्त चीनी कंट्रोल को तशद्दुद की वजह बताते हैं। 新疆维吾尔自治区公安部门依法打掉的是一个暴恐的团伙，这些暴恐分子使用爆炸的装置袭击公安执法人员，他们再次暴露了暴恐分子反政府、反人类的真实面目。我想应该受到所有热爱和平和稳定的人们的一致谴责。 अमेरिका ने वियतनाम समेत चीन के दीगर छोटे पड़ोसी ममालिक के बहरिया को फौजी इमदाद में इजाफे का ऐलान किया है। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने वियतनाम के अपने पहले दौरे में आसियान ममालिक को इजाफी 32.5 मिलियन अमरीकी डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि इमदाद इसीलिए दी जा रही है ताकि आसियान ममालिक जनूबी चीन के समंदर में अपने हदूद की हिफाजत कर सकें। याद रहे कि जनूबी चीन के समंदर में हदूद के दावों को लेकर चीन और पड़ोसी ममालिक के दरमियान तनाजात है। चीन ने मशरकी चीन के समंदर में डिफेंस जोन कायम करने का ऐलान किया है। जोन के हदूद में दाखिल होने वाले हर तैयारे को चीन से पेशगी इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ चीन ने कार्रवाई का इंतबाह दिया था। should not be implemented, and China should refrain from taking similar unilateral actions elsewhere in the region. जापान ने भी बीजिंग के मुतनाज़े हवाई डिफेंस जोन पर तशवीश का इजहार किया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के करीबी समझे जाने वाले चीफ काबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि चीन हकीकत जान ले और ये कबूल कर ले कि इसके मुतनाज़े एयर डिफेंस जोन को लेकर आर्मी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म के करीबी समझे जाने वाले सेक्रेटरी का यह बयान टोक्यो में मुनक़िदा एक इजलास में 11 आसियान ममालिक के इजलास के बाद आया, जिसमें एयर जोन को इस्तेमाल करने की आज़ादी पर जोर के बाद आया है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे के तहत तुर्की के रास्ते से यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को तुर्की वापस भेजने और तुर्की के बाशिंदों को बगैर वीजा यूरोपीय ममालिक के सफर की इजाजत के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर सिसिला और तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद ओगलो ने अंकारा में मुआहदे पर दस्तखत किए। वाज़ेह है कि तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के ताल्लुक से भी दोनों फरीकैन के बीच हाल ही में मुज़ाकरात का अहया हुआ है। अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई फौजी मिशन का इख्तिताम हो गया है। ताम चंद ऑस्ट्रेलियाई फौजी अफगान फौजियों को तरबियत फराहम करने के मकसद से वहां मुकीम रहेंगे। अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई फौजी मिशन के इख्तिताम का ऐलान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम टोनी अबॉट ने इस बात का एतराफ किया है कि अफगानिस्तान में 12 साल की तवील जंग बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो रही है। ताहम उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पहले के मुकाबले अब बेहतर हुए हैं। This war is ending, not with victory, not with defeat, but with hope that Afghanistan is a better place and that Oruzgan in particular is a better place for our presence. Oruzgan today is a very significantly different and better place than it was a decade ago. The infrastructure is better, the government functions much better, girls go to school, medical facilities are in place. ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान के उर्जुगान सूबे में उसका फौजी बेस अफगान सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 400 ऑस्ट्रेलियाई फौजी अहलकार अफगान फौज को तरबियत फराहम करने के मकसद से आइंदा साल तक अफगानिस्तान में ही मुकीम रहेंगे। अफगान मिशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 40 फौजी अहलकार मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में आज नेल्सन मंडेला के मुजस्मे की निकाब कुशाई की गई। जनूबी अफ्रीकी सदर जैकब जुमा ने मुजस्मे की निकाब कुशाई की। इस मौके पर गन सलूट दिए गए और फौजी तैयारों का फ्लाई पास्ट किया गया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने मुजस्मे की हैयत पर तबसरा करते हुए कहा कि यह मुजस्मा इस बात की अलामत है कि जनूबी अफ्रीका एक मुत्तहिद मुल्क है और पूरा मुल्क मंडेला के दोनों बाजुओं की आगाश में है। मंडेला का यह मुजस्मा कांसे से तैयार किया गया है। उसकी ऊंचाई 9 मीटर है।
stretching up his hands, although with the same footwear. पाकिस्तान के शहर पेशावर में होने वाले एक बम धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 3 एहलकार हलाक हो गए थे। महलूकीन एक बम को नाकारा बनाने के लिए जा रहे थे। इस वाकये में शदीद तौर पर जख्मी होने वाले एक एहलकार को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जो बाद में जख्मों से जाबर न हो सका, जिसके बाद वाकये में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सड़क के किनारे नस्ब बम फट पड़ने की वजह से बम डिस्पोजल स्क्वाड के 3 एहलकार हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद पेशावर शहर के एक मुकाम पर बरामद होने वाले बम को नाकारा बनाने के लिए जा रहे थे। पीर की सुबह पेशावर के मुजाफाती इलाके शेख मोहम्मदी में होने वाले बम धमाके में तीनों एहलकार मारे गए। अबुल हक नामी माहिर की क़यादत में बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम एक बम को नाकारा बनाने के लिए सुलेमान खेल इलाके को जा रही थी। इस धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कराया गया। ये मोबाइल मेरे सामने पड़ गई है, इसको देख के मैं परेशान हो गया। तकरीबन 6-7 फुट के फासले पर था। रोड के उस किनारे ये पड़ गया, रोड के इस किनारे मैं था और मेरे से साइकिल गिर गई। अल्लाह अल्लाह आवाज निकल आया मेरे मुंह से कि या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। जब धुआं हट गया और जाके देखा तो मोबाइल गड्ढे में पड़ी थी। 2 बंदे आगे 2 पीछे मरे पड़े थे। उसको देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और वापस आ गया। इसमें यह है कि ये आईडी ब्लास्ट था, रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी और रोड साइड पे नस्ब थी। इसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हैं जबकि 2 जख्मी हैं, उसमें से एक जो है वो रागीर है। इस वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने जाए वक़्त से कुछ ही दूरी पर एक और बम की निशानदही की, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन जिस बम को नाकारा बनाने के लिए जा रहे थे उसको भी नाकारा बना दिया गया है। पेशावर के जिस मुजाफती इलाके में ये बम धमाका हुआ है वो असल में कबायली इलाके से करीब वाक़ है। यहाँ माजी में भी कई बम हमले हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के मज़ाफ़ात में आज एक सड़क हादसे में कम से कम 21 लोग हलाक हो गए और तकरीबन 20 जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस निस्बतन ऊंची सतह वाली सड़क से नीचे एक वैन पर गिर गई। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। तब बताया गया कि हादसे के वक्त बारिश की वजह से सड़क गीली थी। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बाद। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर।
चुमर सेक्टर में चीन की ताजा कारस्तानी की पस मंजर में वजीर दिफा ए के एंटनी का कहना है कि हिंद चीन सरहदी सिलसिला काफी तवील है और इस तरह के वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। इन्होंने चीनी दरअंदाजी से कतई इनकार नहीं किया। इनका कहना है कि जब कभी इस तरह के वाकयात होते हैं तो इसका हल जल्द निकालने की कोशिश की गई है। सरहदी तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में एंटनी ने कहा कि ये पेचीदा मसला है और रातों रात इसके हल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इनका कहना है कि दोनों ममालिक ने सरहद पर अमन बरकरार रखने की बात कही है। Till we find a long settlement on this boundary issue, both sides decided to maintain peace and tranquility in the border. And whenever there are some incidents take place, that possibility nobody can rule out. It's a long boundary, more than 3,500 kilometers. Since the boundary is unsettled, naturally there can be incidents here and there. Now our decision is we must maintain peace and tranquility at any cost. So whenever incidents take place, immediately we must intervene both sides and resolve it. आज विजय दिवस है। इस मुनासिबत से इंडिया गेट पर वजीर दिफा के एंटनी समेत फौज के तीनों शोबों के सरबराहान ने शोधा को खराज अकीदत पेश किया। 1971 में हुई हिंद पाक जंग में आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। जंग के इख्तिताम के बाद मशरकी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना। दहली इज्तिमाई आबरूरेजी व कत्ल की पहली बरसी पर हिंदुस्तान में बहादुर निर्भया को खराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। निर्भया को सारा मुल्क खराज अकीदत पेश कर रहा है। ठीक एक साल पहले ये वाकया हुआ था जिसने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे मुल्क को जैसे गहरी नींद से बेदार कर दिया। सख्त कानून वज़ा किए गए मगर अभी सोच में तब्दीली आना बाकी है। हम चाहते हैं कि निर्भया ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान का फल मिले समाज को, महिलाओं को। जो कानून बना है सख्ती से इसका पालन हो, साथ ही साथ समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्या हुआ दामनी, क्या हुआ दामनी तुझ दमकती जान को, किस तरह पूरा करें अब तेरे अरमान को। पूछे तेरा पता कहाँ, ढूंढे कैसे रास्ते के बिकते निशान। कभी लौट के फिर तुम आना और ना करना फिर जाने का बहाना। हमने तो तुम्हारी मौत को भी न माना। लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज का मानना है कि इस तरह के वाकयात को मखसूस ज़हनियत के लोगों से मंसूब करना बेजा है, क्योंकि इसी एक साल के दौरान मजहबी रहनुमा, साबिक जज और सहाफी पर भी जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर का मानना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तरमीम की जरूरत है। मांग करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए और सजा अपराध के साथ जोड़कर दी जानी चाहिए, उम्र के साथ नहीं। उधर दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी इस मौके पर दुआया इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया। दिल्ली के अंदर जो सभी ने कहा कि दामिनी प्रकरण के बाद जो केंद्र में बैठी सरकार और दिल्ली पुलिस जो है महिलाओं को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता कानून बनाएगी, लेकिन इन सभी मामलों में केंद्र सरकार की विफलता सामने आई है। बलात्कार के जो मामले हैं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पूरे भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। आमो खास सभी का ये मानना है कि जिनसी हरासानी की रोकथाम के लिए कानून में तब्दीली के साथ साथ समाज की सोच और फिक्र में भी तब्दीली आए तो ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश के बादल छट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के मुस्तहिक़ अफराद की तादाद कम अज कम 52 मिलियन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि